हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूपीएससी और यूकेपीएससी में। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। मतलब अगर आप मेंस का एग्ज़ाम भी देंगे तो भी ये टॉपिक आपके लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियरी है। और इतना ही टॉपिक आपको मेंस के लिए भी तैयार करना है। ठीक है, फिर चाहे आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये जो सीरीज़ है, मतलब जो इसमें टॉपिक सीरीज़ है, ये बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक, जो ये टॉपिक है, जैसे आज है हम स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ के लिए मैं और माफ़ी चाहता हूँ कि डीएनए क्या नहीं हो पा रहा है, रेगुलर नहीं आ पा रहा है। ठीक है, अभी डीएनए कुछ टाइम तक रेगुलर आ भी नहीं सकता क्योंकि एक तो मेरे कुछ निजी काम है ना, जिस वजह से मैं बहुत व्यस्त हूँ। ठीक है, बट मैं कोशिश करूँगा कि बीच बीच में ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, उनको लाता रहूँगा, है ना। तो आज हम देखते हैं स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज। ठीक, तो सबसे पहले देखो स्थानीय स्वशासन क्या है। ठीक है, लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट है वो क्या है, इसके बारे में देखते हैं हम। तो ये क्या होता है भाई, एक निचले स्तर की शासन प्रणाली है जिसमें लोगों को भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सुनिश्चित किया जाता है ताकि वे अपनी समस्याएं स्वयं क्या कर पाएं, हल कर पाएं। तो देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ मैं। जैसे प्रधान होता है, ठीक है, प्रधान होता है, आप सदस्य क्या करते हैं, मतलब जो गाँव के सदस्य होते हैं, है ना, या नागरिक होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रधान के चुनाव में भाग लेते हैं। वो आप में से ही एक व्यक्ति को क्या करते हैं, प्रधान के पद पर क्या करते हैं, बैठाते हैं या चुनते हैं, है ना। उसके बाद प्रधान को प्रत्यक्ष तौर पे पता होता है कि वर्तमान समय में गांव की क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या दिक्कतें चल रही हैं गांव में। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, उन समस्याओं को स्वयं क्या कर सकता है, हल करा सकता है भाई। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, अब देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, देखो इसका महत्व क्या है, इस मतलब स्थानीय स्वशासन का महत्व क्या है। तो सबसे पहला है लोकतांत्रिक भागीदारी। अब देखो सिंपल सी बात है, ये कितना एक अच्छा और स्ट्रक्चर वे में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लोकतांत्रिक भागीदारी की हमको क्या देता है, एग्जाम्पल देता है। अब देखो क्या है, माना आपकी कोई समस्या है, ठीक है, आप प्रधान के पास क्या कर सकते हैं, प्रत्यक्ष तौर पर जा सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, प्रधान के पास प्रत्यक्ष तौर पर जा सकते हैं। लेकिन आप एक बात बताओ मुझे, जब आप क्या करते हो, राज्य विधानसभा का क्या करते हो, चुनाव में वोट डालने का क्या करते हो, काम करते हो, तो क्या आप सांसद के पास प्रत्यक्ष तौर पर जा सकते हैं, नहीं जा सकते। ठीक है, आप सांसद के पास क्या कर सकते हैं, प्रत्यक्ष तौर पर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, आप प्रत्यक्ष तौर पर नहीं जा सकते आप, लेकिन आप प्रधान के पास क्या कर सकते हैं, आराम से जा सकते हैं। ठीक है, दो चार आप गालियां भी दे सकते हैं उसे कि भाई तूने ये काम क्यों नहीं करवाया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट काम है, इसको क्यों नहीं करा। ठीक, तो ये क्या दिखाता है, वहां पर लोकतांत्रिक भागीदारी को क्या दिखाता है, बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है। इसका मतलब क्या है कि लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए स्थानीय स्वशासन का होना क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद जो व्यक्ति क्या बना है, प्रधान बना है, क्या उसकी यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, बिल्कुल उसकी यहाँ पर क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी भी क्या होती है, जवाबदेही भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, वो हर एक व्यक्ति के प्रति क्या होता है, जवाबदेही होता है। इसलिए क्या है, ये स्थानीय स्वशासन बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है ना। अब ये लास्ट पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है कि भारत का लोकतंत्र केवल केंद्र और राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि स्थानीय स्तर पर भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा सक्रिय है। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है ना। अब देखो यहाँ पर स्थानीय स्वशासन का कुछ क्रमिक चरण है, मतलब स्थानीय स्वशासन कैसे करके ही डेवलप हुआ है हमारे देश में। ठीक है, तो आपको तो पता ही है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं भाई, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं, रिपन को कहते हैं। किसे कहते हैं, रिपन को कहते हैं। ठीक है, स्थानीय जो शासन का जनक किसे कहते हैं भाई, रिपन को कहते हैं। और उनके 1882 के प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का क्या कहते हैं भाई, मैग्ना कार्टा कहते हैं। इन्होंने क्या करा था, रिपन ने क्या करा था कि 1882 में ही क्या दिया था, स्थानीय स्वशासन दिया था। ठीक है, और उसी स्थानीय स्वशासन के प्रस्ताव को क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर सुधार के प्रयास क्या हुए, जैसे रिपन ने क्या करा, रिपन ने निर्वाचन व्यवस्था अपनाने की बात करी। सोचो कि उस टाइम पे रिपन ने क्या बोल दिया था भाई कि यहाँ पर क्या करो, निर्वाचन व्यवस्था को अपनाओ। जब आप निर्वाचन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर कौन सी चीज़ें आ जाएंगी ऑटोमेटिकली, एक तो लोकतांत्रिक भागीदारी आ जाएगी, दूसरा जिस व्यक्ति को आप चुनोगे उसके अंदर क्या आ जाएगा, उत्तरदायित्व की बात भी आ जाएगी। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी की भी बात आ जाएगी। तो इस वजह से क्या था, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला यहाँ पर कि निर्वाचन की भी इसमें क्या होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, फिर ये आगे क्या बोलते हैं कि आधिकारिक सदस्यों की संख्या 1/3 से अधिक न रखने और वित्तीय विकेंद्रीकरण का क्या दिया गया था, वहाँ पर प्रस्ताव रखा गया था। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा क्या है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि उन्होंने क्या करा था, 1/3 से अधिक
संख्या नहीं रखने की बात करी थी, ठीक है, 1/3 से अधिक संख्या नहीं रखने की बात कही थी इन्होंने, ठीक है। ये भी आपके पेपर में क्या हो सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर क्या हुआ था कि 1907 में एक शाही आयोग आया था, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्या है, फैक्ट है, ये भी आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि शाही आयोग कब आया था। तो शाही आयोग कब आया था भाई, 1907 में आया था, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि विकेंद्रीकरण के संबंध में नियुक्त इस आयोग ने स्थानीय संस्थाओं की विफलता के कारण बताए, ठीक है, कि स्थानीय संस्थाएं क्या हो रही हैं, विफल हो रही हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है ना। जिसमें अत्यधिक आधिकारिक नियंत्रण, मतलब उसमें क्या हो चुका था कि जो स्थानीय स्वशासन है उस पर क्या हो चुका था भाई, अधिकारियों का नियंत्रण बहुत ज़्यादा हो चुका था। उसमें क्या था, सीमित मताधिकार था, ठीक है, जैसे आपको पता ही होगा कि महिलाओं को उस टाइम पे वोट डालने का अधिकार नहीं था, ठीक है ना। उसके बाद क्या था कि जब महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, फिर वहाँ पर क्या कर रहे हैं, केवल और केवल 50% ही लोग फिर मतलब पुरुष ही तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम ये अनुमान करते हैं ना कि किसी भी देश में 100% जनसंख्या है तो उसमें 50% फीमेल होंगी और 50% मेल होंगी, लगभग हम यही मान के चलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक बड़ा तबका तो इस मताधिकार में भाग ही नहीं ले रहा था, ठीक है। खैर इसके बाद भी कोई कौन से बहुत बड़े बदलाव हो गए, ठीक है। महिलाओं के लिए तो बहुत देर में आया चुनाव, ठीक है, कि जहाँ पर वो क्या कर सकते थे, मतदान दे सकते थे, ठीक है। संसाधनों और शिक्षा का भी यहाँ पर क्या देखने को मिला था, अभाव देखने को मिला था, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि जो स्थानीय स्वशासन की विफलता है, ठीक है, शाही आयोग ने उसके कारण बताया कि उसमें क्या बोला था, एक तो अधिकारी की क्या था, नियंत्रण अधिक था, सीमित मताधिकार था, संसाधनों और शिक्षा का क्या था भाई, अभाव था, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको 1907 का शाही आयोग के बारे में भी पता चल गया होगा। फिर आपको 1919 का जो क्या था, भारत शासन अधिनियम था, इसके बारे में भी क्या है, पता ही है कि यहाँ पर क्या हो चुके थे, 2 प्रकार के विषय बना दिए थे, ठीक है। स्थानीय स्वशासन एक तो हस्तांतरित विषय हो गया था, एक दूसरा क्या था, एक तो हस्तांतरित विषय था, एक मुझे और विषय और भी था, ठीक है, वो मुझे अभी याद नहीं आ पा रहा है, रिकॉल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आरक्षित विषय था, सॉरी, हाँ, एक था हस्तांतरित विषय, एक आरक्षित विषय था, ठीक है। तो इसके तहत क्या कर रहा था, स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय बन गया था ये, ठीक है। और इसे एक उत्तरदायी मंत्री के अधीन रखा गया था। संस्थाओं को कर लगाने की शक्ति मिली और निर्वाचन सभापतियों का उत्तरदायित्व तो इसमें क्या हो चुका था, बढ़ चुका था, ठीक है। तो थोड़ा सा हल्का सा इसको याद रखना है तो रख लेना, वैसे इतना इंपॉर्टेंट, इतना डिटेल में यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट जब भी यहाँ पर अगर मेंस का क्वेश्चन बनता है तो वो पूछ सकता है कि स्थानीय स्वशासन का क्रमिक चरण पर या ऐतिहासिक विकास पर क्या करो, एक टिप्पणी लिखो। तो वहाँ पर फिर आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ों को दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ठीक है। फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, तो वहाँ पर द्वैध शासन समाप्त कर क्या हो गया था, प्रांतीय स्वायत्ता शुरू कर दी गई थी। और जब प्रांतीय स्वायत्ता शुरू कर दी गई थी तो वहाँ पर जैसे स्थानीय संस्थाएं थी, ठीक है, उनको क्या करना के प्रयास किया गया, मजबूत करने का प्रयास किया गया। लेकिन ये क्या हो गया था, जब उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था तो उसके बाद क्या हो गया था भाई, ये प्रोग्राम पूर्ण तरीके से बाधित हो गया था। कौन सा प्रोग्राम, स्थानीय स्वशासन वाला प्रोग्राम, ठीक है। तो उसके बाद जब 1947 में हम आज़ाद होते हैं, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद क्या बनते हैं भाई, अनेक प्रांतों में नवीन ग्राम पंचायत अधिनियम पारित होते हैं, ठीक है, ताकि ग्राम पंचायतों को क्या मिल सके, स्वशासन की एक इकाई मिल सके और वो विकसित किया जा सके इन्हें, ठीक है। तो ये क्या है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, टॉपिक था, ठीक है। अब देखो इसके बाद आते हैं बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। यहाँ पर मैंने पहले किसी को पढ़ाया था, ठीक है, तो ये नोट्स ऐसे ही रह गए, खैर इससे कोई लेना देना नहीं है आपको, ठीक है। अब सबसे पहले पंचायती राज से संबंधित जो समितियां हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट समिति है वो बलवंत राय मेहता समिति है, ठीक है। वो क्या है भाई, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक। और ये अपनी रिपोर्ट कब देते हैं, तो ये नवंबर में देते हैं अपनी रिपोर्ट, ठीक है, 1957 में ये अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं, ठीक है। तो इसके गठन का उद्देश्य क्या था, बलवंत राय मेहता समिति क्यों बनी थी, तो ये इसलिए बनी थी कि इसे सामुदायिक विकास योजना और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कार्यों की जाँच करने तथा जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना 2-3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहली चीज़ कि बलवंत राय मेहता समिति क्यों बनी थी, ठीक है, तो क्यों बनी थी, एक तो सामुदायिक विकास योजना और दूसरा क्या है भाई, राष्ट्रीय विस्तार योजना, ठीक है। यहाँ पर जितने भी कार्य थे उनकी जाँच के लिए, ठीक है, जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए से इन्हें बनाया गया था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपसे सीधे सीधे कई बार पूछा जा सकता है कि सामुदायिक विकास योजना कब बनी थी,
ठीक है। सामुदायिक विकास योजना कब शुरू हुई थी, तो 1952 में शुरू हुई थी। दूसरा क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा कब बनी थी, तो 1953 में बनी थी, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट क्या है क्वेश्चन है। अब इनकी मुख्य सिफारिशें क्या थी भाई, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि इनकी मुख्य सिफारिशें क्या थी। ये भी आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज उसमें पूछ सकता है, तो कि इनकी मुख्य सिफारिशें क्या थी। तो इन्होंने क्या बोला भाई कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, वो त्रिस्तरीय होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, त्रिस्तरीय होनी चाहिए। मतलब एक तो गांव स्तर पर होनी चाहिए, और गांव स्तर पर क्या होगी भाई, ग्राम पंचायत होगी, ठीक है। एक प्रखंड या ब्लॉक स्तर पर होनी चाहिए, और उसे क्या बोलेंगे, पंचायती समिति कहेंगे। एक जिला स्तर पर होनी चाहिए, उसे क्या बोलेंगे भाई, जिला परिषद बोलेंगे। तो इन्होंने क्या बोला कि त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि चुनाव प्रणाली भी इसमें की बात करी। उन्होंने क्या बोला कि ग्राम पंचायत का चुनाव क्या होना चाहिए भाई, डायरेक्ट होना चाहिए, प्रत्यक्ष तौर पे होना चाहिए। जबकि जो ब्लॉक स्तर वाली थी, ठीक है, जो ब्लॉक या प्रखंड स्तर वाली थी और जो जिला परिषद वाली चुनाव थी, उनका जो चुनाव होना चाहिए वो अप्रत्यक्ष रूप में होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए भाई, अप्रत्यक्ष रूप में होना चाहिए। अब वर्तमान में क्या हो रहा है, इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे। लेकिन जो बलवंत राय मेहता समिति ने बोला था, उन्होंने क्या बोला था भाई कि ग्राम पंचायत का चुनाव क्या होना चाहिए, प्रत्यक्ष तौर पर होना चाहिए। लेकिन जो दूसरी चीज है, प्रखंड या ब्लॉक या जो पंचायत समिति है या जो जिला स्तर पर जिला परिषद है, उसका जो चुनाव होना चाहिए वो अप्रत्यक्ष तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला, ये रिकमेंडेशन दी। फिर इन्होंने सत्ता हस्तांतरण की भी बात करी। सत्ता हस्तांतरण की बात कैसे करी इन्होंने, इन संस्थाओं को वास्तविक रूप से सत्ता और पर्याप्त संसाधन दिए जाएं ताकि विकास की सभी योजनाएं इन्हीं के माध्यम से पूरी हों। देखो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है। इन्होंने क्या बोला था कि इनको क्या किया जाए, वास्तविक रूप से सत्ता और पर्याप्त संसाधन दिए जाए। अब संसाधन के एस्पेक्ट में क्या है, यहाँ पर धन की बात करी जा सकती है कि पर्याप्त रूप में इन्हें धन दिया जाए, ताकि अगर ये क्या करें, विकास करें, तो जो जितनी भी योजनाएं होती हैं, जितनी भी सरकारी योजनाएं होती हैं, केंद्र से जो रिलेटेड योजना होती हैं, चाहे वो राज्य से रिलेटेड योजनाएं होती हैं, वो क्या हो सकें, बहुत अच्छी तरीके से क्या हो सकें, पूरी हो सकें, ठीक है। तो ये मतलब था इनका। फिर इन्होंने क्या बोला था, इसमें जिला कलेक्टर की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो इन्होंने बोला था कि जिला कलेक्टर को जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। इन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी। लेकिन क्या वर्तमान समय में जिला परिषद का अध्यक्ष कलेक्टर बनता है, नहीं बनता है, ठीक है, नहीं बनता है, ठीक है। ये क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, टॉपिक है। अब आपको ना एक एक लाइन इसमें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। आपके पेपर में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन कभी भी बन सकता है, ठीक है। चाहे आप यूपीएससी की बात कर लें, ठीक है, यूपीएससी के किसी भी एग्जाम की बात कर ले, आप सिविल सर्विसेज एग्जाम की बात कर लें, आप सीडीएस की बात कर ले, एनडीए की बात कर ले, सीएपीएफ की बात कर ले, ईपीएफओ की बात कर ले, कोई भी एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। या चाहे आप स्टेट पीसीएस की बात कर ले, चाहे आप यूपी पीसीएस की पेपर दे रहे हैं, चाहे आप उत्तराखंड पीसीएस का पेपर दे रहे हैं, तो ये जितनी भी लाइनें हैं ये आपको थ्रू आउट कट टू कट क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए कि बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी, कब इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, इनकी जो मुख्य सिफारिशें थी वो क्या क्या थी, ठीक है। अब लागू होना, तो क्या बलवंत राय समिति की जो सिफारिशें थी वो लागू हुई थी, तो यहां पर देख लेते क्या है। 1958 में इन सिफारिशों को स्वीकार कर दिया गया। इसके अंतर्गत सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का क्या किया गया था, शुभारंभ किया गया था। लेकिन यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें एक चीज क्या इंपॉर्टेंट है, इससे पहले आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में भी पंचायती राज व्यवस्था क्या हो गई थी, शुरू हो गई थी। ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में इससे पहले, किससे पहले, 2 अक्टूबर 1959 से पहले क्या हो चुकी थी, पंचायती राज व्यवस्था शुरू हो गई थी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बलवंत राय मेहता समिति के बारे में डिटेल में अच्छे से पता चल गया होगा कि ये क्या कहना चाहते थे, ठीक है। उसके बाद आती है अशोक मेहता समिति। कब आती है भाई, 1977-78 में, 1977-78 में आती है। इसका गठन क्या होता है कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने पंचायती राज संस्थानों को पुनर्जीवित करने के लिए इस समिति का क्या किया, गठन किया। इसने 1978 में 132 सिफारिशों वाली क्या दी, रिपोर्ट पेश करी। अब इन्होंने ना यहाँ पर क्या करा, जो ऊपर बलवंत राय मेहता समिति ने बोली थी ना ये बातें, इन्होंने ठीक उसके उल्टे बोल दी बहुत सारी चीजें, ठीक है। जैसे सबसे पहले इन्होंने मुख्य सिफारिश क्या दी कि ये व्यवस्था क्या होनी चाहिए, द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। जबकि बलवंत राय समिति ने क्या बोली थी, ये त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि त्रिस्तरीय व्यवस्था की जगह ये क्या होनी चाहिए भाई, द्विस्तरीय क्या होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। जिला स्तर पर जिला परिषद,
और 15,000 से 2,000 की आबादी वाले गांव के समूह के लिए मंडल पंचायत होनी चाहिए। तो एक मतलब इन्होंने केवल दो चीज़ें बोली, एक तो इन्होंने बोली जिला परिषद होनी चाहिए, एक इन्होंने क्या बोली, मंडल पंचायत होनी चाहिए भाई, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी, न्याय पंचायत वाली रिकमेंडेशन दी। और इसमें क्या बोला कि न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखा जाए और इसका अध्यक्ष एक योग्य न्यायाधीश हो। बताओ, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पर क्या हो कि न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखा जाए और उसका अध्यक्ष क्या होना चाहिए भाई, एक योग्य न्यायाधीश होना चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताओ कि जो स्थानीय स्वशासन होता है, जो ग्राम वाला स्थानीय स्वशासन होता है, ग्राम वाला, क्या सच में यहाँ पर न्यायाधीश की ज़रूरत है? ये ज़रा कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आपके विचार के हिसाब से। क्या ग्राम सभा या ग्राम पंचायत या लोकल जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, क्या वहाँ पर न्यायाधीश होना चाहिए? ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तीसरी इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि राजनीतिक दलों की भागीदारी, मतलब इन्होंने क्या बोला था, पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचन में राजनीतिक दलों को खुली भागीदारी होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये भी हो जाती तो क्या परिणाम इसके अच्छे आते या बुरे आते? ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आपका दिमाग बहुत ही एनालिटिकल हो, ठीक है, वो बिल्कुल रट्टू तोता वाला दिमाग ना हो। पहली चीज़ ये है, जो लोग वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कभी ना कभी तो पीसीएस का एग्ज़ाम भी देंगे, तो थोड़ा सा अपनी तार्किक बुद्धि को भी लगाने की कोशिश करो, ठीक है, ज़रूर करना, ठीक है। कोई बात नहीं, 1 घंटे का लेक्चर बनेगा, बट एक बार आपने ये पढ़ लिया ना, आपको प्रीलिम्स के लिए इसको पढ़ने की दोबारा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। नोट्स मेरे साथ बनाते हुए चलना, ठीक है ना, आपको मेंस में इसको अलग से पढ़ना पड़ेगा। और आप इस बार का जो उत्तराखंड का पीसीएस है, ठीक है, उसके मेंस के क्वेश्चन देखना, 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्ट पंचायती राज से पूछे गए हैं। 5 से 6 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन, सॉरी 5 से 6 नहीं, 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट कहाँ से पूछे गए हैं, पंचायती राज से पूछे गए हैं, ठीक है। तो इन्होंने द्विस्तरीय व्यवस्था की बात करी, इन्होंने न्याय पंचायत की बात करी, इन्होंने राजनीतिक दलों की भागीदारी की भी बात करी, और इन्होंने टैक्सेशन की भी बात करी, कराधान की भी बात करी। इन संस्थाओं की राज्य निधि पर निर्भरता कम की जाए और इन्हें कर लगाने का क्या किया जाए, अनिवार्य अधिकार दिया जाए, ठीक है। तो आप बताओ कि कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर जो राज्य निधि है, ठीक है, उनके पास संसाधन है ही नहीं जिससे वो क्या कर पाए भाई, अपने राज्य का जो राज्य की आय है वो बहुत अच्छे से बढ़ा पाए। देखो जैसे उत्तराखंड ही है, ठीक है, उसमें क्या है, पर्यटन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यटन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसका, अपने राजस्व को बढ़ाने का, है ना। पर ये इनकी सबकी ये सारी सी रिकमेंडेशन किसकी थी, अशोक मेहता समिति की थी। इसका परिणाम क्या हुआ, जनता पार्टी की सरकार का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही जनता पार्टी क्या हो जाती है, भंग हो जाती है, और ये सारी की सारी जो रिकमेंडेशन होती है वो लागू नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये दो क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पंचायती राज समितियाँ हैं, ठीक है। कुछ और समितियाँ भी बनती हैं, ठीक है, कुछ और समितियां भी बनती है, और ये सारी समितियां क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ अन्य समितियों में जेवीके राव समिति, ये कब बनती है भाई, 1985 में बनती है, ठीक है। ये कब बनती है, 1985 में बनती है। और इसका गठन का उद्देश्य क्या था, तो इस समिति का गठन योजना आयोग द्वारा 1985 में गरीबी उन्मूलन एवं ग्रामीण विकास के प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा करने के लिए क्या करा गया था, बनाया गया था। इन्होंने क्या वो दिए, सिफारिशें दी। तो इन्होंने सबसे पहले बोला जिला परिषद को केंद्रीय भूमिका दी जाए। मतलब समिति ने पाया कि विकास के कार्यों में जो ब्यूरोक्रेशन है, ठीक है, जो क्या है, प्रशासनिकीकरण है के कारण पंचायती संस्थानों की भूमिका क्या हो रही है, कमजोर हो रही है, जिसे उन्होंने बिना जड़ की घास कहा। ये कई बार पूछा जा सकता है, ठीक है, ये कई बार पूछा जा सकता है कि जो स्थानीय स्वशासन है या जो पंचायती राज संस्थाएं हैं वो किस समिति ने बिना जड़ की घास बोला है, तो वो जेवीके राव समिति ने बोला है, ठीक है। इस बात को याद रखना आप। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में जिला परिषद को सबसे प्रमुख और केंद्रीय भूमिका दी जानी चाहिए। तो ये सारी की सारी बातें किसने करी थी, जेवीके समिति ने करी थी। फिर इन्होंने क्या बोला कि जिला विकास आयुक्त तो क्या बनाया जाए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बनाया जाए, ठीक है, एक पद सर्जित किया जाए। फिर इन्होंने क्या बोला था, नियोजन का हस्तांतरण किया जाए। मतलब जो नियोजन होगी, जो प्लानिंग होगी और जो विकास की प्रक्रिया होगी उसको अगर प्रभावी बनाने के लिए राज्य को क्या करना चाहिए, राज्य स्तर के कुछ महत्वपूर्ण नियोजन कार्यों को जिला स्तर पर हस्तांतरण
स्थानांतरित किए जाने चाहिए, ठीक है। और फिर इन्होंने क्या बोला, इसमें क्या होना चाहिए भाई, नियमित तौर पर चुनाव होने चाहिए। क्या होने चाहिए, नियमित तौर पर चुनाव होने चाहिए। उसके ठीक 1 साल बाद एक और समिति बनती है, और वो कौन सी समिति होती है, LM सिंघवी समिति होती है, ठीक है। और वो उस टाइम पर किसकी सरकार होती है, तो राजीव गांधी जी की सरकार होती है, ठीक है। तो इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, इनका मुख्य उद्देश्य था कि लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों का क्या करना चाहिए, पुनरुद्धार करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बनाई थी, ये एक समिति बनाई थी, किन्होंने, राजीव गांधी जी ने ये समिति बनाई थी। इन्होंने कुछ क्या दिए थे, सिफारिशें दी थी। सबसे पहले इन्होंने क्या करा था, संवैधानिक मान्यता और संरक्षण की बात करी थी कि पंचायत राज्य संस्थाओं को क्या मिलना चाहिए भाई, संविधान में शामिल करने के लिए उन्हें संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए और संरक्षण दिया जाना चाहिए, जिसके लिए इसमें क्या जोड़ा गया, एक नया अध्याय जोड़ा गया, ठीक है। एक तो एक बात की इन्होंने एक रिकमेंडेशन दी थी। इन्होंने भी बोला था कि न्याय पंचायत की स्थापना की जाए, मतलब जो छोटे मोटे विवाद होते हैं गांव स्तर पर, उनके लिए क्या किया जाए भाई, न्याय पंचायतों की स्थापना की जाए, ठीक है। फिर इन्होंने ग्राम सभा के महत्व की बात कही। क्यों, देखो, क्योंकि ग्राम सभा में क्या होता है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, और डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, इसका जो मुख्य इकाई होती है वो कौन होता है भाई, वो ग्राम सभा ही होती है, ठीक है, ग्राम सभा ही होती है। तो इसके महत्व को प्रभावी रूप से क्या करना चाहिए, उजागर करने पर जोर दिया गया है। तो इन्होंने सबसे पहले तो क्या बोला, संवैधानिक मान्यता और संरक्षण दिया जाना चाहिए पंचायती राज्य संस्थानों को। दूसरा इन्होंने क्या बोला, न्याय पंचायतों की स्थापना होनी चाहिए। तीसरा इन्होंने बोला कि ग्राम सभा का महत्व, ठीक है, वहाँ पर जो क्योंकि क्या होते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात होती है। फिर इन्होंने क्या बोला कि आर्थिक संसाधन और क्या, आत्मनिर्भरता की बात करी है। मतलब इन्होंने भी क्या बोला कि पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए टैक्स लगाने का अधिकार होना चाहिए। स्टेट फंड्स जो होते हैं उनकी निर्भरता को कम करने के लिए निश्चित वित्तीय स्रोत भी इनको क्या किया जाना चाहिए, एलोकेट किया जाना चाहिए। फिर इन्होंने एक बात और बोली कि गाँव का क्या होना चाहिए भाई, पुनर्गठन होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसने बोली थी, LM सिंघवी समिति ने बोली थी 86 में, ठीक है। फिर आती है 2 साल बाद PK थुंगन समिति आती है, ठीक है। PK थुंगन समिति और गॉडगिल समिति, जो वर्तमान में 73वां संविधान संशोधन है ना, 73वां संविधान संशोधन है, वो लगभग PK थुंगन समिति और गॉडगिल समिति की ही सिफारिशों का क्या है, एक लास्ट फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। अब ये क्या कहती हैं, इसका गठन का उद्देश्य क्या था, तो ये समिति क्या बोलती है कि संसद की एक उप समिति के रूप में गठित की गई थी, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था, राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करना था, ठीक है। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, तो 1989 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इन्होंने क्या शर्तें दी थी, सबसे पहले बोला था इन्होंने कि जो पंचायतें होती हैं उनको क्या मिलना चाहिए भाई, संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। फिर इन्होंने भी त्रिस्तरीय ढांचे की बात करी थी, ठीक है। फिर इन्होंने बोला था कि एक निश्चित कार्यकाल भी होना चाहिए पंचायती राज संस्थाओं का, ठीक है, ये 5 वर्ष है, ठीक है, इन्होंने बोला। फिर इन्होंने ये भी बोला कि इसमें भी क्या होना चाहिए, समयबद्ध तरीके से चुनाव होना चाहिए, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर इन्होंने क्या बोला कि कार्यों की एक स्पष्ट सूची बनाई होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पर। तो ये किन्होंने बोला, PK थुंगन समिति ने बोला। देखो यहाँ पर मैं डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सब चीज़ें वही हैं जो सिंपल सी अभी भी चली आ रही है। जैसे निश्चित कार्यकाल, तो 5 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए, समयबद्ध तरीके से चुनाव, मतलब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित समय पर होने चाहिए। यदि कोई पंचायत समय से पहले भंग होती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना क्या है, अनिवार्य है, ठीक है। तो ये क्या थी भाई, PK थुंगन समिति थी। उसके बाद आती है गॉडगिल समिति, और गॉडगिल समिति भी कब आती है, 1988 में आती है, ठीक है। कब आती है, 1988 में आती है। तो कांग्रेस पार्टी द्वारा 1988 में VN गॉडगिल की अध्यक्षता में एक पॉलिसी कमेटी का गठन किया गया। इसका मुख्य प्रश्न यह था कि पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावकारी कैसे बनाया जा सकता है, और जो 73वां संविधान संशोधन है ना, वो कहीं ना कहीं VN गॉडगिल समिति की जो सिफारिशें हैं उसी पर आधारित है। किस पर आधारित है, उसी पर आधारित है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोलना चाहते हैं ये, ठीक है, कि ये कौन सी समिति है भाई, गॉडगिल समिति है ये। तो सबसे पहले ये भी क्या बोलते हैं कि संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। दूसरी बात बोलते हैं ये त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। फिर तीसरी व्यवस्था बोलते हैं सीधा निर्वाचन होना चाहिए, और तीनों स्तरों पर जो निर्वाचन होना चाहिए वो जनता के द्वारा होना चाहिए, ठीक है। और होता भी यही है, वर्तमान समय में भी तो यही होता है कि पंचायतों को क्या होना चाहिए, 3 स्तर होने चाहिए, और सदस्यों का निर्वाचन कैसा होना चाहिए, सीधे जनता के द्वारा होना चाहिए। किसके द्वारा होना चाहिए, सीधे जनता के द्वारा होना चाहिए, यही होता है ना।
फिर क्या बोला इन्होंने कि पंचायती राजों के जो राज्य हैं जो उनके लिए एक राज्य वित्त आयोग भी बनना चाहिए, बिल्कुल उसके बाद राज्य वित्त आयोग भी होगा। फिर राज्य चुनाव आयोग भी बनना चाहिए, और रिजर्वेशन की भी बात करी थी इन्होंने, ठीक है, कि जैसे महिलाएं हो गई, SC ST हो गए, उनके आरक्षण की भी व्यवस्था की जानी चाहिए, ठीक है। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस आई, तो जो VN गॉडगिल समिति थी, जो इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, आगे चलकर संविधान जो अमेंडमेंट बिल बना था उसका मुख्य आधार बनी थी। और इसके परिणाम स्वरूप क्या बना था भाई, 73वां संविधान संशोधन जो 1972 में बना था, पारित हुआ, और पंचायती राज को भारत में क्या मिल गया था, संवैधानिक दर्जा मिल गया था, ठीक है। अब क्या हुआ, अब देखो यहाँ पर आपको पूरे समझ में आ गया होगा, चाहे बलवंत राय मेहता समिति हो गई, अशोक मेहता समिति हो गई, वहाँ से आते आते हम थुंगन समिति पढ़ी, हमने गॉडगिल समिति पढ़ी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको विस्तार से पता चल गया होगा कि कौन समिति क्या बोलना चाहती थी, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पे। अब देखो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो लागू करने की तिथि क्या थी, तो 24 अप्रैल 1993 से ये पूरे देश में क्या हो जाती है, लागू हो जाती है, ठीक है। संवैधानिक प्रावधान क्या आता है कि ये भाग 9 में जोड़ी जाती हैं, ठीक है। मतलब जो अपना संविधान है एक नया भाग बनता है, और कौन सा भाग बनता है, भाग 9 में बनता है, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक, तो 243 से 243 तक जितने आर्टिकल हैं वहाँ पर 73वें संविधान संशोधन में जितने भी आर्टिकल हैं वो यहाँ पर बोले गए हैं, ठीक है, पंचायती राज से संबंधित। इस अधिनियम के प्रावधानों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, एक तो अनिवार्य है और एक ऐच्छिक है। अब मैं गारंटी के तौर पर बोल सकता हूँ कि आपने कंपलसरी और ऐच्छिक में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको क्रिएट होता होगा, ठीक है। लेकिन आपको ये बिल्कुल याद रखना है, और कभी भी ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले क्या है, अनिवार्य प्रावधान क्या है, मतलब ये वे नियम हैं जिन्हें सभी राज्यों को अनिवार्य रूप से लागू करना होगा। सबसे पहले क्या है कि त्रिस्तरीय ढांचा बनाना ही बनाना पड़ेगा, प्रत्यक्ष चुनाव आपको कराने पड़ेंगे, ठीक है। फिर न्यूनतम आयु की इसमें कितनी बोली है भाई, 21 वर्ष न्यूनतम आयु बोली है। पंचायती राज व्यवस्था में अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। अध्यक्ष का चुनाव, अब देखो जब हम क्या करते हैं कि ग्राम सभा पर चुनते हैं अध्यक्ष, तो हम इसको क्या कैसे चुनते हैं, प्रत्यक्ष तरीके से चुनते हैं। क्या चुनते हैं, प्रत्यक्ष तरीके से चुनते हैं। बट जब ब्लॉक और जब क्या चुनते हैं, जिला स्तर पर चुनते हैं, तो वहां पर हम कैसे चुनते हैं, अप्रत्यक्ष तरीके से चुनते हैं ना। मतलब जिन लोगों को हम चुनते हैं, फिर वो चुने हुए सदस्य क्या करते हैं, अपने ही बीच से एक व्यक्ति को क्या बनाते हैं, अध्यक्ष बनाते हैं। ब्लॉक का अध्यक्ष बनाएंगे, जिला का अध्यक्ष बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो ब्लॉक के अध्यक्ष बनते हैं या जो जिला के अध्यक्ष बनते हैं वो अप्रत्यक्ष चुनाव के तरीके से क्या बनते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला गया है कि SC ST के लिए आरक्षण, और बिल्कुल होता ही है। फिर महिलाओं के लिए आरक्षण, और वो कितना है भाई, 1/3 आरक्षण दिया गया है महिलाओं को। और कुछ राज्यों में तो 50% आरक्षण है महिलाओं के लिए, उत्तराखंड उनमें से एक है, ठीक है, ये आपको पता है, ठीक है। फिर यहाँ पर निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग को बनाने की बात है, ठीक है, वो हमने बनाया है, हर राज्य में है। कार्यकाल की बात है तो 5 वर्ष का कार्यकाल हो, अगर पंचायती भंग हो जाए, पंचायती भंग हो जाए समय से पहले, तो 6 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा, चुनाव करना पड़ेगा। फिर राज्य वित्त आयोग की बात भी करी गई है कि है ना, हर 5 साल में एक क्या बनेगा, राज्य वित्त आयोग बनेगा। तो ये सारी के सारी जितने भी प्रोविजन हैं ये हर राज्य में क्या होंगे, अनिवार्य रूप से लागू होंगे, ठीक है। हर राज्य में क्या है, पंचायती राज्य वो है, ठीक है। तो वहां पर हर तरीके से क्या होंगे, ये सारी की सारी बातें क्या होंगी, कंपलसरी, मैंडेटरी, मतलब मैंडेटरी नहीं, कंपलसरी क्या होगी, हर राज्य को क्या करनी पड़ेगी, लागू करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ क्या है, ऐच्छिक प्रावधान भी हैं। जैसे ऐच्छिक प्रावधान क्या है, और वो राज्य क्या करेगा, राज्य विधानमंडल अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि इनको लागू करती है नहीं करती। पहली चीज़ है, पंचायतों में जो सांसद होते हैं, MP होते हैं या जो MLA होते हैं, उन सदस्यों का मताधिकार, मतलब क्या उनको इस पंचायती चुनाव में मत देने का अधिकार है या नहीं है, वो कौन डिसाइड करेगा, तो वो राज्य विधानमंडल डिसाइड करेंगे, ठीक है। अगर OBCs है तो OBCs को आरक्षण मिलना चाहिए। देखो SC ST को तो आरक्षण है ही ना, SC ST और महिलाओं के लिए तो आरक्षण है ही, वो तो क्या है, मैंडेटरी है, मतलब वो तो करना ही करना है। लेकिन क्या OBC को भी क्या मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, ये कौन तय करेगी, तो ये राज्य विधानमंडल तय करेगी, ठीक है। पंचायत जो कर लगाती हैं, है ना, जो टैक्स लगाती हैं, जो शुल्क वसूलती है, जो फीस वसूलती हैं, वो भी क्या है, वॉलेंट्री है, मतलब वो क्या है, ऐच्छिक है ना। तो कई बार आपसे ये स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि जो
पंचायतें जो टैक्स लगाती हैं वो अनिवार्य प्रावधान है या नहीं है, तो वो अनिवार्य प्रावधान नहीं है, बल्कि वो कैसा प्रावधान है, तो वो ऐच्छिक प्रावधान है। तो मुझे उम्मीद है आपको याद हो रहा होगा, ठीक है। पंचायतों को स्वशासी संस्थाओं के रूप में काम करने के लिए शक्तियां प्रदान करना, ये भी क्या है भाई, ऐच्छिक प्रावधान है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम ग्राम सभा को, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था होती है, ये त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है, ठीक है। सबसे नीचे आता है ग्राम पंचायत, ठीक है, फिर क्या आ जाता है, ब्लॉक पंचायत आ जाता है, फिर आ जाता है जिला पंचायत, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्राम सभा क्या है, तो ग्राम सभा के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि यह एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले वयस्क मतदाताओं की सभा है, जिसमें एक या एक से अधिक गांव क्या होते हैं, शामिल होते हैं। अब शहर में अलग आंकड़ा है, ठीक है। शहर में जैसे 1000 लोग होंगे तब वहाँ पर क्या बनेगी, एक ग्राम सभा बनेगी, ठीक है। और पहाड़ में क्या है, तो 500 लोग, जो पहाड़ी राज्य हैं, जो हिली राज्य हैं, वहाँ पर जहाँ पर 500 लोग हो गए, वहाँ पर क्या हो गई भाई, ग्राम सभा बन जाएगी, ठीक है। जो ग्राम सभा में जो मतदान देंगे, ठीक है, उनका न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 18 वर्ष की आयु वो क्या होनी चाहिए, पार करे होने चाहिए, ठीक है। ग्राम सभा के कार्य और महत्व क्या है, तो ग्राम सभा क्या करती है, यह लोगों की इच्छाओं को व्यक्त करने और उन्हें शासन में भागीदार बनाने का एक क्या देती है, मंच देती है। यह ग्रामीण विकास की योजनाओं को लागू करती है, ग्राम पंचायत कार्यों की निगरानी करती है और मनमाने ढंग से काम करने पर रोक लगाती है। मतलब जो वित्तीय दुरुपयोग होता है उस पर क्या करती है, मनमाने तरीके से जो वित्तीय दुरुपयोग हो रहा है उस पर क्या करती है, रोक लगाती है। यह चुने हुए प्रतिनिधियों को जनता के प्रति क्या बनाती है, अकाउंटेबिलिटी बनाती है। जब ये लेक्चर शुरू हो रहा था तो मैं वहाँ पर ही आपको बता चुका था ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसकी जो त्रिस्तरीय संरचना है वो कहाँ पर, देखो वैसे संरचना तो किस में है, 243C में है, ठीक है। 243B में क्या है, गठन है, ठीक है। 243B में क्या है, गठन है, ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 243B में पंचायतों के 3 स्तरों की बात की गई है, ठीक है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, देखो इस बात को याद रखना, जिन राज्यों की जनसंख्या क्या है, 20 लाख से कम है, वहां पर क्या होगा, पंचायती राज में 2 स्तर होते हैं, ग्राम स्तर होता है और जिला स्तर होता है। मतलब वो जो ब्लॉक स्तर होता है वो नहीं होता। जहां पर 20 लाख से अधिक जनसंख्या होगी, 20 लाख से अधिक जनसंख्या होगी, वहां पर क्या होता है, त्रिस्तरीय होते हैं, ये 3 टायर में होते हैं, ठीक है, 3 स्तर में होते हैं, ठीक है। लेकिन जहां पर 20 लाख से क्या होगी, कम जनसंख्या होगी, वहां पर ये क्या हो जाएगी, द्विस्तरीय हो जाएगी, ठीक है। वहां पर क्या हो जाएगी, द्विस्तरीय हो जाएगी, ठीक। तो ये सारी चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो ग्राम स्तर पर क्या होती है, ग्राम पंचायत होती है और इसका मुखिया क्या होता है भाई, प्रधान होता है। इसका कौन होता है, हेड, तो प्रधान होता है। और इसकी जो निर्वाचन प्रणाली होती है वो डायरेक्ट होती है। वो जो डायरेक्ट, जो प्रधान चुनते हैं वो क्या चुनते हैं भाई, डायरेक्ट चुनते हैं ना, प्रत्यक्ष तौर पर चुनते हैं। पर जो ब्लॉक स्तर पर होता है, पंचायत समिति संरचना होती है, इसका प्रमुख जो होता है उसको क्या कहते हैं, प्रमुख कहते हैं या ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। लेकिन जो ब्लॉक प्रमुख होता है उसका चुनाव क्या होता है भाई, इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। जो जिला स्तर पर होता है उसको क्या बोलते हैं, जिला परिषद कहते हैं, है ना, या जनपद पंचायत कहते हैं। और उसका अध्यक्ष क्या होता है, चेयरपर्सन या अध्यक्ष होता है। तो उसका भी चुनाव जो होता है वो कैसा होता है भाई, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, ठीक है। अब विभिन्न राज्यों में जो पंचायती स्तर है ना, वो अलग अलग है। जैसे एक स्तरीय भी होती है कहीं पर, जहाँ पर केवल ग्राम पंचायतें होती हैं। जैसे द्विस्तरीय भी होती है, ठीक है, जहाँ पर क्या होती है, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति होती है। त्रिस्तरीय भी होती है, जहाँ पर क्या होती है, ग्राम, ब्लॉक और जिला परिषद होती है, जैसे अपना उत्तराखंड वगैरह है, यहाँ पर भी होती है, ठीक है। अब पंचायतों का गठन और संरचना क्या है, तो सबसे पहले जैसे ये कानून निर्माण की बात करते हैं, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये कानून बनाएंगे, ठीक है। चुनाव प्रणाली की भी बात करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर जनप्रतिनिधियों की इसमें क्या होती है, भागीदारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वो वोट देने चाहिए, नहीं देने चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें है, ठीक है। तो ये इसको तो इतने डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फिर पंचायतों के निर्वाचन और राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में है, ठीक है। तो पंचायतों के चुनाव का संचालन, पर्यवेक्षण, है ना, यह नियंत्रण एक स्वतंत्र राज्य निर्वाचन आयोग क्या करता है, कराता है, ठीक है। इसकी नियुक्ति और सेवा शर्तें भी हैं, ठीक है, कि जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। नियुक्ति के बाद उनकी सेवा शर्तों में कोई ऐसा बदलाव नहीं किया जा सकता जिससे उन्हें क्या हो, नुकसान हो, ठीक है। अलाभकारी परिवर्तन की बात कर रहे हैं। रिमूवल की बात है तो वो लगभग वैसे ही रिमूव होते हैं, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष जैसे कौन होते हैं भाई, हाई कोर्ट के जज होते हैं,
ठीक, मतलब बहुत टफ है इनको हटाना, ठीक है। फिर इसमें आरक्षण की बात है तो इसमें क्या है, SC ST के लिए आरक्षण है, महिलाओं के लिए आरक्षण है। वैसे तो 1/3 आरक्षण तो सभी राज्यों में है, ठीक है, लेकिन कुछ विशेष राज्य हैं जहाँ पर क्या है 50% आरक्षण की बात है, ठीक है। और 50% आरक्षण को सर्वप्रथम किस राज्य ने लागू किया था, तो बिहार ने करा था, ठीक है। किसने करा था, बिहार ने करा था। ये आपसे पूछी जा सकती हैं। अगर आपको मतलब ग्राम पंचायत का सदस्य बनना है तो आपकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आपको राष्ट्रपति के रिमूवल के बारे में पता होगा, राज्यपाल के रिमूवल के बारे में पता होगा, लेकिन आप ग्राम पंचायत के प्रमुख को या प्रधान को कैसे हटा सकते हैं, तो कैसे हटा सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आपके एग्जाम पॉइंट में कभी मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी क्या है, अति महत्वपूर्ण है। तो इसकी प्रक्रिया क्या है, ग्राम सभा में कम से कम आधे सदस्यों द्वारा कारण सहित एक आवेदन पत्र पंचायत अधिकारी को देना होगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कम से कम आधे सदस्यों को क्या करना पड़ेगा, एक आवेदन देना पड़ेगा, एक आवेदन पत्र देना पड़ेगा, किसको, पंचायत अधिकारी को देना पड़ेगा। फिर पंचायत अधिकारी क्या करेगा, बैठक बुलाएगा, ठीक है। पंचायत अधिकारी 30 दिनों के भीतर एक बैठक बुलाता है, जिसकी सूचना कम से कम 15 दिन पहले किसको दी जाती है, ग्राम प्रधान को दी जाती है, ठीक है। फिर पारित होना, बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित होना चाहिए, ठीक है। मतलब 2/3 बहुमत इसमें चाहिए, ठीक है, चाहिए ही चाहिए। इसमें एक शर्त है कि यदि कोरम मतलब न्यूनतम सदस्य संख्या के अभाव से प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता तो 1 साल तक दोबारा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। मतलब आप 1 साल तक उस प्रधान के उसमें क्या नहीं ला सकते, अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते, ठीक है। यदि पंचायत का कार्यकाल 1 वर्ष बचा है, मतलब लास्ट वर्ष बचा है, तो फिर तो बिल्कुल अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आज आपको पता चल गया होगा कि प्रधान का रिमूवल कैसे होता है, ठीक है। प्रधान को नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए कैसे हटाया जा सकता है, ये आपको पता चल गया होगा। फिर जो पंचायत का कार्यकाल है उसकी बात है तो 5 वर्षों तक इनका क्या होता है, कार्यकाल चलता है, ठीक है। यदि कोई पंचायत समय से पहले भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर फिर से चुनाव करवाए जाने चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो गई। फिर कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही नई पंचायत का चुनाव भी हो जाना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर ग्राम पंचायत के कार्य क्या है, वही है जैसे सड़कें बनाना, नालियाँ बनाना, स्कूल भवन बनाना, जल स्रोतों को बनाना, सार्वजनिक संपत्तियों का निर्माण करना, रख रखाव करना, ये सारी चीज़ें ये करते हैं। फिर ये क्या करते हैं, लोकल टैक्स लगाना होता है, उन्हें वसूल करने की बात होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। गांव के लोगों को रोजगार से जुड़ी सरकारी योजनाओं को जमीन स्तर पर क्या करना है, लागू कराना है। तो ये सारे काम क्या होते हैं, ग्राम पंचायत के होते हैं, ठीक है। फिर पंचायतों की शक्तियाँ भी होती हैं, तो ये कौन सा आर्टिकल में है भाई, 243G में है ये, ठीक है। और जो अपनी ग्राम पंचायत है ये संविधान की कौन से भाग में है, सॉरी कौन से अनुसूची में, तो 11वीं अनुसूची में है। और कितने विषय होते हैं, कितने विषय होते हैं, तो इसमें 29 विषय होते हैं, ठीक है। इसमें कितने विषय होते हैं, तो 29 विषय होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें पता होंगी। कर लगाने की शक्ति और आय स्रोतों की बात करें तो स्वयं कर लगाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। या राज्य से सहायता भी इनको मिलती है, ठीक है। मतलब जो आय का स्रोत है, जो बेसिकली ग्राम पंचायत में जो आय का स्रोत है वो कहाँ से भाई, तो स्वयं का कर भी लगा सकते हैं और राज्य से क्या कर सकते हैं, सहायता भी ले सकते हैं, मतलब ग्रांट इन एड भी ले सकते हैं। ग्राम पंचायत की आय के स्रोत जैसे घरों, बाजारों, मेलों और मनोरंजन पर कर लगाना, जनपद और जिला पंचायतों के माध्यम से सरकारी योजनाओं से मिलने वाली धनराशि, समुदाय विकास कार्यों के लिए दिया जाने वाला धन हो गया, ठीक है। या ग्राम पंचायत निधि कोष बनाना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है, ठीक है। फिर न्याय पंचायतें भी होती हैं, मतलब जो क्या होती हैं, न्याय पंचायतें होती हैं ग्राम स्तर पर, ठीक है। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका उद्देश्य क्या है भाई, जो स्थानीय स्तर पर जो क्या होता है, न्याय सुलभ तरीके से मिल पाए लोगों को, ठीक है। जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं उसको ये सुलझा पाए, ठीक है। इसकी स्थिति क्या है, तो यह अधिकांश राज्यों में कार्यरत है, लेकिन सभी राज्यों में भी नहीं है ये, ठीक है। कौन, न्याय पंचायत। इसका संगठन अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, होता है, ठीक है। इसका अधिकार क्षेत्र क्या है, तो ये छोटे मोटे दीवानी सिविल मामले, तो छोटे मोटे ये क्रिमिनल मामलों से भी निपटारा करती है। दंड कितना लगा सकती है, तो 50 रुपये से 1000 रुपये तक का क्या कर सकती है, ये दंड लगा सकती है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपकी ग्राम पंचायत से संबंधित जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो खत्म होती हैं, ठीक है। अब देखो आप बोल रहे होंगे आर्टिकल, तो आर्टिकल इस जैसे ये मतलब 73वां संविधान संशोधन, ये पंचायती राज खत्म होता है तो वहाँ पर एक चार्ट बनाया गया है। उस चार्ट में
हर आर्टिकल को क्या किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। फिर वैसे ही पंचायती समिति है जो ब्लॉक वाली स्थिति है, ठीक है, जो क्या है ब्लॉक स्तर की है, इसकी संरचना और भूमिका के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसके सदस्यों के बारे में बताया गया है, इसका जो अध्यक्ष का चुनाव होता है वो कैसा होना, देखो अध्यक्ष का चुनाव इसमें क्या होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, ठीक है, ये हो गया। इसका कार्यकाल भी कितना है, 5 वर्ष है, लेकिन 6 महीने के अंदर अगर ये चुनाव अगर पूर्व भंग हो जाता है तो 6 महीने के अंदर ये क्या करा सकते हैं, चुनाव करा सकते हैं। इसका कार्य भी वही है कि ग्रामीण विकास, जैसे स्वास्थ्य हो गया, कृषि हो गया, उद्योग हो गया, ऐसे योजनाओं का क्या करना, प्रबंधन या देख रेख करना, ठीक है। इसका जो प्रशासनिक अधिकारी होता है इस लेवल पे वो कौन होता है, BDO होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, ठीक है। इनके जो आय के स्रोत हैं वो क्या क्या है भाई, राज्य और जिला पंचायत से अनुदान, ठीक है, स्थानीय कर हो गया, सरकारी योजनाओं से जो क्रियान्वयन हो रहे हैं या जो धनराशि मिल रही है वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। फिर जिला पंचायत, तो जिला पंचायत क्या है भाई, शीर्ष स्तर पर है बैठती है, ठीक है। इसकी भूमिका क्या है, तो यह पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई है और ग्रामीण प्रशासन व राज्य सरकार के बीच एक कड़ी की क्या करती है, काम करती है। इसका जो सदस्य होते हैं जिले को सभी पंचायत समितियों के अध्यक्ष, इस क्षेत्र के सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्य इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा महिला और सहकारी समितियों के प्रतिनिधित्व भी क्या होते हैं, इसके सदस्य होते हैं। इसका जो अध्यक्ष का निर्वाचन होता है वो भी क्या होता है, इनडायरेक्ट तरीके से होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। इसका कार्यकाल भी कितना होता है भाई, 5 वर्ष का होता है। अगर समय से पूर्व भंग हो जाए तो 6 महीने के अंदर अंदर क्या कराने पड़ेंगे, चुनाव कराने पड़ेंगे, ठीक है। इसका जो कार्य है और जो आय स्रोत है, दो का कार्य क्या है, एक तो सुपरविजन करना, ठीक है, मतलब जितनी भी पंचायत समितियां हैं उनकी देखरेख करना, उनको सुपरवाइज करना, ठीक है। समन्वय और क्रियान्वयन करना, समन्वय और क्रियान्वयन मतलब कि जितने भी सामुदायिक विकास कार्यक्रम है उनको चलाना, ठीक है। बजट आवंटन करना, बजट बनाना, ग्रांट्स देना, ठीक है, ये सारी चीज़ें। आय का स्रोत क्या है, तो केंद्र और राज्य सरकार से जो भी क्या मिलता है, अनुदान मिलता है, वो हो गया। अखिल भारतीय संस्थानों से जो भी सहायता राशि मिलती है वो गया। प्रखंड पंचायतों से जो प्राप्त राशि होती है, ठीक है, जो स्थानीय राजस्व होता है वो जितना भी होता है वो सारी चीज़ें होता है, ठीक है, हो गई, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या कर ली, कवर कर ली। क्या कर ली, ग्राम पंचायत हमने कवर कर ली, ठीक है, ब्लॉक जो पंचायत है वो कवर कर ली, जिला पंचायत को हमने क्या कर लिया, अच्छे से कवर कर लिया। अब देखो ई पंचायत क्या है, तो ई पंचायत क्या है, एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है या भारत सरकार का एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य पंचायतों को ई गवर्नेंस से जोड़कर अधिक सक्षम और क्या बनाना है, पारदर्शी बनाना है। इसका मुख्य लाभ क्या है, इससे सूचनाओं का त्वरित आदान प्रदान होगा, ठीक है, सेवाओं का कुशल वितरण होगा, पंचायत के प्रबंधन में गुणवत्ता बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी क्या होगी, सुनिश्चित होगी, ठीक है। इसकी गतिविधियां क्या है, तो इसके तहत राष्ट्रीय पंचायत राज्य मंत्रालय द्वारा ई पंचायत के लिए सॉफ्टवेयर निर्माण हो गया, क्षमता निर्माण हो गया, है ना, कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया, ये लेखांकन अकाउंटिंग का कार्य क्या किया जाता है। तो ये सारे काम किसके हैं भाई, ई पंचायत के हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पंचायत के हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक है ना 73वां संविधान संशोधन बड़े ही डिटेल में मैंने पढ़ाने की कोशिश करी है प्रीलिम्स और मेंस के एस्पेक्ट से, तो मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना एक बहुत अच्छा तरीका है याद करने का, ABCD से याद कर लो O तक, ठीक है। A फॉर A, तो A फॉर होता है असेंबली, तो सबसे पहले इसमें किसकी बात है, ग्राम सभा की बात है। B फॉर होता है बिल्ड, बिल्ड मतलब किसी चीज़ का गठन करना, बिल्ड करना किसी चीज़ को। C फॉर है कंपोजिशन मतलब संरचना की बात है। D फॉर है डिप्रेस्ड क्लास, तो यहाँ पर SC ST का आरक्षण और महिलाओं के आरक्षण की बात है। E फॉर है एक्सपायरी, एक्सपायरी मतलब कार्यकाल, तो 5 साल तक इनका क्या चलता है, कार्य चलता है, तो 243E में ये है। 243F में क्या है, फॉल्ट, ये फेल है, तो जो लोग इसके सदस्य हैं वो जो अयोग्यता की बात है वो इसमें है। G फॉर ये ग्रेड पावर्स कर लो या ग्लूकोन डी कर लो, तो ग्लूकोन डी से क्या मिलती है भाई, शक्तियाँ मिलती हैं, तो पंचायतों की शक्ति किसमें, 243G में है। 243H में क्या है भाई, हाउस टैक्स की बात है, तो मतलब जो क्या कर सकते हैं, ये कर भी लगा सकते हैं, ठीक है। 243I में क्या है, इनकम है, तो ये क्या है, राज्य वित्त से संबंधित है। J फोर क्या है, जांच मतलब ऑडिट करना, तो खातों की जांच किसमें है भाई, J पे है, ठीक है। केस है कौन कराएगा चुनाव, तो इसमें क्या है भाई, चुनाव आयोग है, ठीक है। 243K में क्या है, चुनाव आयोग है। 243L में क्या है, लागू करने की बात है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में भी इनको लागू करने की बात है। 243M में क्या है, मना करना, मेघालय मिजोरम, तो कुछ क्षेत्रों में क्या है, मना है, ये क्या है, पंचायती राज, तो वहाँ पर क्या होता है, पैसा एक्ट होता है, और पैसा एक्ट में प्रीलिम्स 360 में आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। प्रीलिम्स 360 सीरीज थी ना, वहाँ पर मैं आपको पैसा एक्ट बड़े डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। अब जरा मुझे पैसा एक्ट के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना, मज़ा आ जाएगा फिर तो, ठीक है। 243N में क्या है,
निरंतर, ठीक है। तो पुराने कानूनों का क्या करना है, निरंतर बनाए रखना है। 243 ओ में क्या है, ऑब्जेक्शन, मतलब अदालतों में ऑब्जेक्शन पर रोक की बात है। तो ये है 243 ए से और 243 ओ तक क्या है अपनी जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके बारे में है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पंचायती राज थी। अब यहाँ पर क्या होता है, नगरीय स्थानीय स्वशासन की बात आती है, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात आती है, ठीक है। अब इसका भी हम सेम वैसे ही देखेंगे जैसे हमने क्या देखा था, पंचायती राज व्यवस्था का देखा था, ठीक है। अब मैं सोच रहा था कि दो अलग अलग क्या बना देता हूँ, वीडियो बना देता हूँ, बट जब हम स्थानीय स्वशासन को पढ़ते हैं तो ग्राम स्तर पर पंचायतें चलती हैं, ठीक है। जो नगर स्तर पर है वहाँ पर नगरीय शासन, इस स्थानीय स्वशासन चलता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले जो नगर निगम बना था, ठीक है, नगर निगम की स्थापना कहाँ पर हुई थी, मद्रास में हुई थी। और कब हुई थी भाई, 1687 में हुई थी, ठीक है। फिर 1726 में क्या हुई थी, बम्बई और कलकत्ता में भी क्या बना था भाई, नगर निगम की स्थापना हुई थी। फिर 1870 में क्या हुआ कि मियो के टाइम पर एक प्रस्ताव आया, प्रस्ताव से स्थानीय संस्थाओं को वित्तीय और प्रशासनिक मजबूती मिली तथा भारतीयों के सहयोग की व्यवस्था प्रारंभ हुई थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो जब अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनी थी तो उसके बाद क्या बना था, अपना 74वां संविधान संशोधन बना था, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन भी कब बना था, 1992 में बना था। 73वां भी सेम तभी बना था। अब यह अधिनियम नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए क्या है, महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा। कब लागू हुआ था, तो दिसंबर 1992 में ये क्या हो गया था, संसद से क्या हो गया था, पारित हो गया था। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई थी और 1 जून 1993 से ये क्या हो गया था, पूरे देश में क्या हो गया था, प्रभावी हो गया था। अब जब ये पूरे देश में प्रभावी हो गया था तो संविधान के भाग 9A में इसको क्या करा गया, जोड़ा गया था, ठीक है। संविधान के कौन से भाग में जोड़ा गया था इसको, तो 9A में जोड़ा गया था। और कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया था, 243P से 243ZG तक इसको क्या किया गया था, जोड़ा गया था, ठीक है। अब 12वीं अनुसूची जोड़ी गई तो 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं भाई, 18 विषय हैं इसमें, ठीक है। और 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। ये मैं आपको क्या कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या बात है, देखो इस अधिनियम के प्रावधानों के दो इसको क्या बांट दिया गया इस अधिनियम को, इसमें भी सेम चीज़ है, मैंडेटरी प्रोविज़न और वॉलेंट्री प्रोविज़न, मतलब अनिवार्य और ऐच्छिक। तो इसको भी क्या बोला गया, एक तो इसमें क्या होना चाहिए, त्रिप्रकार की संरचना होनी चाहिए इसमें, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कई लोग आज भी इसको बहुत गलत तरीके से आपको क्या करते हैं, बताते हैं कि जो नगरीय जो पंचायत होती है, जो नगरीय शासन होता है वो भी त्रिस्तरीय होता है, लेकिन वो त्रिस्तरीय नहीं होता, वो स्तरीय नहीं होता, वो 3 प्रकार की संरचना होती है उसकी। क्या होती है, 3 प्रकार की संरचना होती है। जो अच्छी किताबें होंगी ना वहाँ पर 3 प्रकार लिखा होगा, और जो मतलब ऐसी किताबें होंगी जो बिल्कुल रद्दी किताबें होती हैं, ठीक है, जो आपको मिस इन्फॉर्मेशन या मिसगाइड करती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहाँ पर नहीं चलती, मेंस एग्जामिनेशन में नहीं चलती, वहाँ पर आपके नंबर सीधे कटते हैं, ठीक है। तो इस बात को याद रखना कि जो पंचायत जो नगर निकाय है अपना, नगर पंचायत है, वो क्या है, 3 प्रकार संरचना वाली है, त्रिस्तरीय नहीं है। आज भी बोल रहा हूँ त्रिस्तरीय नहीं है, बल्कि क्या है, 3 प्रकार की संरचना है, ठीक है। नगर पंचायत हो गया, नगर पालिका परिषद हो गए और नगर निगम हो गया, ठीक है। जो नगर पंचायत होता है वो क्या होते हैं, छोटे एरियाज होते हैं, बहुत छोटे एरियाज होते हैं, ठीक है। जो संक्रमणकालीन क्षेत्र होते हैं, मतलब जो गाँव से अब शहर बनने जा रहे हैं, वो क्या आते हैं, नगर पंचायत में आते हैं। नगर पालिका आती है छोटे शहरों में और नगर निगम आते हैं बड़े शहरों में। इसमें भी रिजर्वेशन की बात है, SC ST और महिलाओं के लिए आरक्षण की बात है, ठीक है। इसमें भी 1/3 स्थानों पर है। फिर इसमें भी क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग की बात है, और कार्यकाल इसमें क्या होना चाहिए भाई, वही है, 5 वर्ष किया गया है, और समय से पूर्व अगर भंग हो जाती है तो 6 महीने में इसको कराना ही पड़ता है, ठीक है। ये तो बहुत मैंडेटरी है, मतलब ये हर राज्य क्या करेगा, लागू करेगा। लेकिन ऐच्छिक क्या है, वही है, जनप्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व वही है। MP MLA, MP हो गया, MLA हो गया, उनको मताधिकार देना है या नहीं देना है, OBC आरक्षण देना है या नहीं देना है, वित्तीय शक्ति कैसे लगानी है, टैक्स लगाना है नहीं लगाना है, टोल टैक्स लगाना है नहीं लगाना है, ये सारी चीज़ें, और कार्यों का हस्तांतरण जो कि 12वीं अनुसूची में बताए गए हैं, ठीक है। तो ये क्या है भाई, इनके वॉलंटरी प्रोविज़न है। ऊपर वाले क्या है, तो ये मैंडेटरी हैं, ठीक है। ये जो जितने भी पढ़े हमने, 3 प्रकार के आरक्षण हो गया, महिलाओं के लिए आरक्षण हो गया, राज्य निर्वाचन हो गया, कार्यकाल हो गया, ये तो मैंडेटरी है, मतलब ये हर राज्य करेंगे, ठीक। अब इनका जो फाइनेंशियल प्रोविज़न है वो क्या है भाई, तो राज्य में संचित निधि से नगर पालिकाओं को क्या दी जाती है, सहायता दी जाती है, ठीक है। और जो राज्य वित्त है,
ठीक है। उस इनके लिए क्या करना किया जाएगा कि नगर संस्थाओं की वित्तीय स्थिति के लिए और उनकी समीक्षा के लिए क्या बनाया जाएगा, राज्य वित्त आयोग बना जाएगा। ठीक है, जो कि कौन सा आर्टिकल में है, 243 वाई आर्टिकल में। ठीक है, ये भी आपको क्या करना है याद करना है। ठीक है, फिर है राज्य वित्त आयोग, तो वही है 5 वर्ष राज्यपाल द्वारा क्या बनता है, 5 वर्ष के लिए बनता है। ठीक है, और ये कौन से आर्टिकल में है, देखो पंचायतों के लिए 243 आई में है और यहाँ पर क्या है 243 वाई में है। ठीक है, तो वित्त आयोग की बात ये है। इसके प्रमुख कार्य क्या है, तो वही है जो राज्य और नगर संस्थाओं के बीच टैक्स हो गया, शुल्क मतलब टैक्स शुल्क हो गए, पथ कर हो गए, फीस हो गए, उनका बंटवारा करना, नगर पालिकाओं को सौंपे जाने वाले करों का निर्धारण करना। ठीक है, राज्य की संचित निधि से नगरीय संस्थानों को क्या देना, सहायता देना, वो हो गया। फिर नगरीय संस्थानों में वित्तीय स्थिति को क्या करना, सुधारना, इसका कार्य सारे क्या है, कार्य हैं। ठीक है, अब नगर पालिकाओं का गठन और प्रकार, तो नगर पालिकाओं का गठन कौन सा आर्टिकल में, 243 क्यू में है। ठीक है, तो इसमें 3 प्रकार की वो होती हैं। ठीक है, 3 स्तरीय नहीं होती बल्कि 3 प्रकार की होती हैं। पहला है नगर पंचायत, संक्रमणशील क्षेत्र, मतलब जो गांव से शहर में परिवर्तित हो रहे हैं, जिनकी आबादी कितनी है, 10,000 से 20,000 के बीच है। ठीक है, नगर पालिका परिषद, अब देखो ये डेटा ना बहुत वेरी करता है, ये पुराना डेटा भी हो सकता है, नया डेटा भी हो सकता है। ठीक है, अब ये वेरी करता है। ठीक है, तो जो लघुतर नगर निकाय होते हैं, ठीक है, उसमें कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, 20,000 से 3 लाख के बीच होनी चाहिए, और जो बड़े होते हैं उसमें 3 लाख से अधिक की जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, यदि किसी औद्योगिक क्षेत्र, मतलब जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप है में कोई औद्योगिक संस्थान नगर पालिका की सभी सेवाएं उपलब्ध करा रहा है, तो उस क्षेत्र के लिए नगर पालिका का गठन आवश्यक क्या नहीं है। ये बात आप याद रखना। ठीक है, फिर नगर पंचायत जो सबसे छोटी चीज़ है। ठीक है, नगर पंचायत पहला स्तर है जो, ठीक है, उसकी क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट है, तो इसके सदस्यों को सभासद, है ना, सेनेटर या काउंसलर भी कहा जाता है। इसमें निर्वाचन मनोनीत और क्या होता है, पदेन सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, इसके चुनाव की वही 21 साल हो गया। ठीक है, उनका नाम क्या होना चाहिए, नगर की मतदाता सूची में होना चाहिए, वह राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के क्या होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। ठीक है, फिर इस कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए, 5 वर्ष से पहले भंग हो जाता है तो 6 महीने के अंदर चुनाव होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसमें क्या है, नगर पालिका की बात आ जाती है, चुनाव प्रणाली की बात आ जाती है। ठीक है, नगर पालिका क्षेत्र को विभिन्न वार्डों में बांटा जाता है। वार्ड सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप में होता है, लेकिन जो इसका अध्यक्ष है उसका चुनाव क्या होता है, ये राज्य विधानमंडल तय करती है कि प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो नगर परिषद के चुनाव होते हैं, जो उसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, उनका चुनाव कैसे होगा, वो राज्य विधानमंडल तय करेगी, भाई प्रत्यक्ष तौर पर होगा या अप्रत्यक्ष तौर पर होगा। ठीक, विशेष प्रतिनिधित्व भी की बात है यहाँ पर, और नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को क्या मिलता है, ये वोटिंग अधिकार मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी वार्ड समितियों का गठन हो गया, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है। इसके प्रमुख कार्य क्या है, तो वही है, सेम चीज़ें हैं कि कार्य क्या है, सड़कें बनाना, गलियाँ, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें समितियों की बात भी है, जैसे स्टैंडिंग कमेटी बनेगी, वित्तीय समिति बनेगी, शिक्षा समिति बनेगी, जल आपूर्ति और स्वास्थ्य समितियां भी इसमें बनेगी। फिर इसमें जो आरक्षण की बात है, SC ST के लिए आरक्षण हो गया, महिलाओं के लिए आरक्षण हो गया, अध्यक्ष पद के लिए भी आरक्षण है यहाँ पर। ठीक है, जो अध्यक्ष बनेगा, जो चेयरपर्सन बनेगा, वहाँ पर भी आरक्षण है SC ST और महिलाओं के लिए। OBC भी कौन करेगा, देखो राज्य विधानमंडल पर छोड़ दिया जाता है कि राज्य विधानमंडल चाहे तो कर भी सकती है OBC के लिए आरक्षण और नहीं भी कर सकती है। ये क्या है, एक ऐच्छिक है, ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर कार्यकाल वही है, 5 साल हो गया। ठीक है, 5 साल से पहले अगर भंग हो जाता है तो 6 महीने के अंदर करानी पड़ेगी। योग्यता सेम है, 21 वर्ष हो गया। ठीक है, अयोग्यता देखो, अयोग्यता संबंधी विवादों का निपटारा राज्य विधानमंडल द्वारा तय किए गए अधिकारी द्वारा किया जाएगा। ठीक है, शक्तियाँ क्या है, स्वशासन की शक्ति है। ठीक है, 12वीं अनुसूची में जितने विषय हैं उन विषय पर क्या बना सकती हैं, वो बना सकती है, योजनाएं बना सकती हैं। कर लगाने की शक्ति है, राज्य से अनुदान कर जो है कंसोलिडेटेड फंड से अनुदान ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये वो हो गया। फिर जो नगर निगम है, ये बड़े बड़े उसमें होता है, जो बड़े बड़े शहर हैं। ठीक है, जो सबसे बड़े नगर हैं उसमें होता है। ठीक है, इसका गठन राज्य विधानमंडल के कानून द्वारा किया जाता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नगर निगम एक परिषद होती है जिसके सदस्य जनता द्वारा क्या चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष तौर पर चुने जाते हैं। तो जो महापौर होता है वो भी क्या होता है भाई, प्रत्यक्ष चुना जाता है, जनता द्वारा चुना जाता है, 5 सालों के लिए चुना जाता है। ठीक है, वही क्या बनता है, इसका अध्यक्ष बनता है। ठीक, फिर नगर निगम आयुक्त जो होता है, ये IAS अधिकारी होते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, वरिष्ठ IAS अधिकारी होते हैं। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी कार्य क्या है, वही है, सेम चीज़ें हैं, जलापूर्ति, सड़क ये वगैरह, स्वास्थ्य देखना, फायर ब्रिज देखना। ठीक है, जन्म मृत्यु पंजीकरण ब्यौरा ये हो गया, पार्क, चिड़ियाघर, अनाथालयों का प्रबंधन करना, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक,
नगर निगम की आय के स्रोत क्या है, वही है राज्य सरकार की सहायता होती है, स्वयं के कर भी ये लगा सकते हैं, तो इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो ऊपर से हम करते हुए आए हैं। अब देखो यहाँ से ना जो उत्तराखंड के जो छोटे छोटे एग्जाम है वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे जिला योजना समिति से क्वेश्चन बना है, ठीक है। आने वाले टाइम में क्या पता महानगर योजना समिति से आपके पास क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो जो योजना निर्माण संबंधी संस्थाएं हैं वो 2 प्रकार की हैं, यहाँ पर कितनी प्रकार की हैं, 2 प्रकार की हैं। सबसे पहला है डीपीसी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बात है, जिला योजना समिति की बात है, ठीक है। तो इसका संवैधानिक प्रावधान किसमें भाई 243 जेड डी में है, किसमें है, जेड डी में है। इसका प्रमुख कार्य क्या है, तो जिले की पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को एक साथ मिलाना, ठीक है, पूरे जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करना इसका काम है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है। प्रक्रिया क्या है, समिति का अध्यक्ष इस प्रारूप को तैयार करने के बाद राज्य सरकार को सौंपता है, और इसका अध्यक्ष कोई भी बन सकता है, डीएम भी बन सकता है, एमपी भी, मतलब जो नेता होते हैं वो भी बन जाते हैं इसके, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर वही है महानगर योजना समिति, ये किस में है भाई 243 जेड ई में है, किस में है 243 जेड ई में है, ठीक है। आपको थोड़ा ये याद रखना है, जो महानगर होता है वो उसकी आबादी कितनी होती है, 10 लाख या उससे अधिक की जनसंख्या में होती है ये, ठीक। इसकी संरचना क्या होती है, तो यदि इस समिति में कम से कम 2/3 सदस्य महानगर क्षेत्र की नगर पालिकाओं और पंचायतों के निर्वाचन सदस्यों के बीच से भी चुने जाते हैं, ठीक है। इसके कार्य क्या है, तो सेम है वही कि पूरे महानगर क्षेत्र के विकास योजना का खाका तैयार करना, सरकार के समक्ष इसको प्रस्तुत करना, ये सारे काम है, ठीक है। अब यहाँ पर एक समिति आती है, किसकी समिति आती है भाई, हनुमंता समिति, हनुमंता राव समिति आती है, ठीक है। और ये किस चीज़ से संबंधित है, तो इस समिति का गठन जिला स्तर पर योजना के प्रबंधन के कार्य प्रणाली सुलझाने के लिए किया गया था। इसने क्या बोला था, इसने विकेंद्रीकृत योजना का समर्थन किया और कलेक्टर की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए योजना में पंचायती राज संस्थाओं का सहयोग लेने की क्या करी थी, बात करी थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मतलब हनुमंता राव समिति भी आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि किस चीज़ से संबंधित है ये, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, हमने क्या पढ़ लिया, हमने पंचायती राज भी पढ़ लिया, ठीक है। और अब आपने नगर पालिका भी कि नगर निगम के बारे में भी पढ़ लिया, ठीक है। मतलब जो सिटीज़ में जो अपना क्या है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है और जो क्या है पंचायतों में है। अब इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी पढ़ लेते हैं, जिला प्रशासन। तो जिला प्रशासन का जो मुख्य होता है वो कौन होता है भाई, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है। जो कलेक्टर का पद बना था वो कब बना था, 1772 में सर्जित किया था, किन्होंने, ब्रिटेन ने सर्जित किया था, ठीक है। अब इसके डिवीज़न होते हैं, मतलब सब डिवीज़न में कौन बैठता है, एसडीएम वगैरह बैठते हैं, ठीक है। इनके कार्य क्या होते हैं, तो जैसे कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का इनका कार्य होता है, ठीक है। डेवलपमेंट वर्क्स जितने भी होते हैं जिले में वो सारे के सारे ये करते हैं, ठीक है। जिला अधिकारी के कुछ अन्य काम भी होते हैं, जैसे न्याय की भूमिका, कई मामलों में ये क्या बनता है, न्यायाधीश भी बन जाता है, ठीक है। मतलब अपना क्या बताता है, ये निर्णय भी बताता है। बजट और रिपोर्टिंग करना, निर्वाचन करवाना भी होता है, और आपदा प्रबंधन जो भी होता है वो सारे इसकी देखरेख में होते हैं, ठीक है। बाकी आपको ये क्या है, सीनियरिटी से जूनियरिटी का लेवल ये पता ही होगा, ठीक है। तो जो शीर्ष लेवल पर कौन बैठता है, डीएम बैठता है। द्वितीय लेवल पर कौन बैठता है, एसडीएम या एसडीओ बैठता है। तीसरे पे कौन बैठता है, तहसीलदार। चौथे पे जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर होता है, ये कानूनगो भी कहते हैं इसे, ठीक है। और सबसे निचले स्तर पर कौन बैठता है, पटवारी या रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर बैठता है, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी तहसीलदार की क्या भूमिका है, तो राजस्व और भूमि रिकॉर्ड से जुड़ा अधिकारी है ये, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखो नगरीय निकायों का जो वर्गीकरण है, ये हमने जो 2 किताबें और हैं, NIOS और तमिलनाडु बोर्ड, उससे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी लिए हैं, जैसे क्या, तो नगर निगम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 10 लाख से या उससे अधिक आबादी वाले महानगरों से की जाती है, ठीक है। नगर पालिका परिषद 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में जनसंख्या के आधार पर इनकी श्रेणी है, जैसे विशिष्ट श्रेणी जो स्पेशल ग्रेड 1 लाख से अधिक जनसंख्या, सेक्शन ग्रेड जो चयन श्रेणी है वो क्या है, 50,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या, और जो फर्स्ट ग्रेड है वो उसमें कितनी है, 50,000 से कम जनसंख्या की बात है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है। बाकी पंचायती राज का महत्व और ग्राम सभाओं की बैठक, देखो ये आपके पेपर में भी आई थी, ठीक है। ये किसी एक प्रीवियस पेपर में भी आई थी, मैंने कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखा है, वनडे एग्जाम में देखा है। संवैधानिक आधार क्या है, तो संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठन का निर्देश दिया गया, और इसमें कितनी बैठकें होती है भाई, तो 4 बैठकें होती हैं। गणतंत्र दिवस के दिन,
राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन और गांधी जयंती के दिन। ठीक, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है। बाकी शहरी स्थानीय निकायों का वित्तीय संसाधन क्या है भाई, टैक्स है और कुछ फीसेज भी हैं जैसे चुंगी वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें कुछ चुनौतियाँ भी है। चुनौतियाँ क्या है भाई, 73वें संविधान संशोधन के आरक्षित वर्गों को अधिकार तो दिए गए, लेकिन राजनीतिक प्रशिक्षण और आर्थिक स्वतंत्रता की कमी के कारण अभी भी पूरी तरह से ये सशक्त नहीं हो पाए हैं। इसके अलावा निरक्षरता, गरीबी और बेरोजगारी भी स्थानीय स्वशासन की क्या है, प्रमुख बाधा है और ये आज भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, पंचायती राज जो 73वां संविधान संशोधन है उसकी क्या है, चुनौतियाँ हैं। ठीक है, तो ये सारा चैप्टर आज हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, ये पूरा का पूरा टॉपिक। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक क्या हुआ होगा, समझ आया होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर पेपर में, मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो, वनडे हो चाहे आपका बड़ा एग्जाम हो, क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसके जरूर क्या करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।